गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो भाई हम बात कर रहे थे लेसन नंबर 2 के बारे में, और लेसन नंबर 2 था हमारा आवर्त बीजियों में लैंगिक जनन या पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। और उसमें हम बात कर रहे थे फैक्टर्स ऑफ पॉलिनेशन, माने कि परागण के कारकों के बारे में। ठीक है, वैसे तो ये भाग 10 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि भाग 8 की अपन वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो ये भाग 10 है। ठीक है, चलिए, और कल जो भाग 8 था वो वास्तव में भाग 9 है। ठीक है, चलिए। तो परागण के कारकों में हमने कहा था कि परागण करने वाले जो कारक हैं या जो मीडियम है या जो फैक्टर हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अजैविक कारक और दूसरे थे हमारे जैविक कारक। अजैविक कारकों में हमने बात कर ली थी दो कारकों के बारे में, जिसमें एक सबसे पहला वाला था वायु कारक, ठीक है, और दूसरा था जल वाला। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने जल परागण के बारे में बात की थी और जल परागण के संबंध में विभिन्न अनुकूलनों के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, हमने जल परागण में बात करी कि निम्न वर्गीय जो पादप हैं जैसे कि शैवाल होते हैं, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स जो हैं, वो उन्हें अपने जीवन काल के लिए जल की आवश्यकता होती है। खासकर ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट को उन्हें अपने प्रजनन के लिए, बाकी और चीजों के लिए इतनी ज्यादा नीड नहीं होती है, लेकिन उनको प्रजनन के लिए या अपने यूं कहें कि मेल गैमेट्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जल की आवश्यकता होती है। इसीलिए हमने कहा कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट प्रकृति में सीमित मात्रा में मौजूद है। तो प्रकृति में सीमित मात्रा में मौजूद होने का कारण है उनके लिए लैंगिक जनन हेतु जल की आवश्यकता। ठीक है, फिर हमने बात करी उच्च वर्गीय पादपों में, और उच्च वर्गीय पादपों में हमने क्या कहा था कि उच्च वर्गीय पादपों में जल की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। बहुत कम पादप ही जल परागण करते हैं। उनमें से केवल 30 वंशी ऐसे हैं जो जल परागण करते हैं, और उन 30 वंशों में भी मोस्टली क्या होते हैं? एक बीज पत्री होते हैं। चलिए, यहां तक भी हमने बात कर ली थी। फिर उसके बाद हमने बात की थी स्वच्छ जल में पाए जाने वाले ऐसे पादपों के उदाहरण हमने लिए थे जो जल परागण करते हैं, और समुद्र जलीय पादप भी। स्वच्छ जलीय पादप थे जैसे कि वैलिसिनेरिया और जोस्टेरा, और समुद्र जलीय पादपों में आप मुझे उदाहरण बताएं कौन था? कोई बताएगा मुझे? समुद्र जोस्टेरा जोस्टेरा शाबाश बेटा, जोस्टेरा। ठीक है, क्लियर। फिर हमने बात की थी कि ये तो पादप हैं जो जल में रहते हैं और जल परागण करते हैं, तो हम अमूमन यही सोच लेते हैं कि जो पादप जल में रहते होंगे वो जल परागण करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद हैं। कुछ पादप ऐसे हैं जो होते तो जलीय हैं या रहते तो जल हैं या उनका आवास तो जल होता है, लेकिन वो परागण या तो कीट द्वारा करते हैं या फिर जल द्वारा करते हैं। और यहाँ हमने दो एग्जाम्पल्स के बारे में बात करी थी। पहला एग्जाम्पल था वाटर हाइसियंथ, जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, ठीक है, या जलकुंभी जिसे हमने कहा, और दूसरा था मुकुदनी, वाटर लिली। क्लियर। फिर हमने पर्टिकुलर एक एग्जांपल को डिटेल बात किया था, वैलिसिनेरिया कैसे पॉलिनेशन करता है, वाटर पॉलिनेशन कैसे उसमें होता है, और हमने बात करी थी सार्गसरम जो कि एक समुद्री घास है, उसमें कैसे परागण होता है। ठीक है, हमने कल एक टॉपिक छोड़ा था, उसमें हमने कहा था कि जल परागण करने वाले पादपों में क्या क्या अनुकूलन होने चाहिए। ठीक है, तो कुछ अनुकूलन तो वो हैं जो वायु परागित पौधों में भी पाए जाते हैं, जैसे कि ना तो उनमें कोई स्पेशल रंग होता है, ना उनमें विशिष्ट गंध होती है, और ना ऐसे पौधों में मकरंद होता है। ठीक है, क्लियर। और चूंकि इसमें मेन रोल होता है पराग कणों का, वो पराग कण श्लेष्मा आवरण से ढके होते हैं ताकि पानी में रहते समय वो ज्यादा उनको नुकसान ना पहुंचे या वो गले नहीं। ठीक है, तो श्लेष्मा आवरण युक्त होते हैं उनके परागकण। और एनसीईआरटी में कई बार एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या तो आपसे पूछता है कोई एक अनुकूलन बताइए जल परागित पौधों में, ठीक है, या जल परागित पौधों में नर भाग के अनुकूलन बताइए। ठीक है, तो नर भाग का अनुकूलन क्या है? नर भाग है परागकण, और परागकण श्लेष्मा से आवृत रहते हैं। ठीक है, ये दो बातें हमने कल छोड़ी थी, मैंने आपसे कहा था, समझा तो दिया था मगर मैंने लिखवाया नहीं था। मैंने आपसे कहा था नेक्स्ट क्लास में हम इसको लिखेंगे, तो एक पैरा और लिखना है हमें अनुकूलन के संबंध में। तो चाहे तो आप अलग से हेडिंग यहाँ डाल सकते हैं क्या, कि जल परागित पुष्पों में अनुकूलन। ठीक है,
या फिर आप डायरेक्ट एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, इस पैरा को आप अलग से क्वेश्चन मार्क कर दें वहां पर, किस पर एक क्वेश्चन बनता है कि नर भाग का अनुकूलन बताइए जल परागित पादपों में। जल परागित पादपों में नर भाग का एक अनुकूलन लिखिए, और ये आपके प्रैक्टिकल में भी होगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं इस पैरा को कंप्लीट। सर इसमें चित्र के लिए जगह छोड़नी है क्या लास्ट वाले टॉपिक के बाद? बेटा इसमें हाँ आपको डायग्राम के लिए जगह छोड़नी है। वैलेसन एरिया का डायग्राम है आपके, उस वैलेसन एरिया का डायग्राम आपको बनाना है बेटा। ठीक है, इसमें नहीं बनाना है क्या? पवन जोर से बोले बेटा। इसके बाद एक मिनट रुकिए, मैं वॉइस तेज कर। किसमें बेटा? जोस्टेरा वाले में देखे ना आप, एनसीईआरटी में कोई डायग्राम है क्या? मैं देखता हूँ, एक मिनट रुकिए। एनसीईआरटी में डायग्राम, एक मिनट रुकिए। नहीं है सर। हाँ रोहित नहीं है बेटा, है ना? ये रोहित बोला ना? यस सर। हाँ अरे यार, रोहित और हरीश की आवाज में मुझे कंफ्यूजन हो जाता है यार। चलिए बेटा, तो लिख लें हम इसके बारे में। तो जो लास्ट पैरा हमने कल छोड़ा था, लिखाना बाकी था। ठीक है, मैंने थोड़ा दोबारा इसको समझा दिया आपको। चलिए लिखिए, चाहे तो हेडिंग डालनी तो डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन। ठीक है, तो शुरुआत वहां से करते हैं जो दोनों में कॉमन है। वायु परागित पुष्प और जल परागित पुष्प दोनों में ये कॉमन बात है कि ना तो उनमें कोई विशिष्ट ज्यादा कोई स्पेशली रंग होता है, ना कोई विशिष्ट गंध होती है, और ना ही वो मकरंद रखते हैं। ये सब कैरेक्टर्स कहाँ मिलते हैं हमें? हमें जैविक परागणकर्ताओं में मिलते हैं या जैविक परागण कारकों में मिलते हैं। ठीक है, तो यहीं से लिखिएगा, वायु एवं जल परागित, वायु एवं जल परागित, वायु एवं जल परागित, वायु एवं जल परागित पुष्प, वायु एवं जल परागित पुष्प न तो बहुत, न तो बहुत, न तो बहुत रंग एवं गंधयुक्त होते हैं, न तो बहुत रंग एवं गंधयुक्त होते हैं, न तो बहुत रंग एवं गंधयुक्त होते हैं, और ना ही मकरंद पैदा करते हैं, और ना ही मकरंद पैदा करते हैं। ना तो बहुत गंध एवं रंग युक्त होते हैं और ना ही मकरंद पैदा करते हैं। अच्छा, मुझे समझाने की जरूरत नहीं, शायद आप समझते होंगे कि रंग और गंध और मकरंद की आवश्यकता क्यों नहीं है, क्योंकि वास्तव में ये जैविक परागणकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए अनुकूलन है। पुष्प ने अपने आप में रंग, चटकीले रंग, ताकि पादप में अलग से पहचान में वो आ जाए। गंध, ताकि उनको सूंघता हुआ कोई भी परागणकर्ता, कीट या कोई भी प्राणी वहां तक पहुंच जाए। ठीक है, और मकरंद कीटों के लिए पारितोषिक के रूप में, एक उपहार के रूप में दिया जाता है। ठीक है, ताकि उस मकरंद के लालच में कीट वहां पर आए और वो परागण में हेल्प करें। ठीक है, चलिए लिख लिया यहां तक, आगे लिखिए। जल परागित अधिकतर प्रजातियों में, जल परागित अधिकतर प्रजातियां, जल परागित अधिकतर प्रजातियों में, जल परागित अधिकतर प्रजातियों में पराग कणों को पानी के भीतर, अधिकतर प्रजातियों में पराग कणों को पानी के भीतर, पानी के भीतर गीले श्लेष्मक आवरण द्वारा, गीले श्लेष्मक आवरण द्वारा, गीले श्लेष्मक आवरण द्वारा संरक्षित रखा जाता है। गीले श्लेष्मक आवरणों द्वारा संरक्षित रखा जाता है। गीले श्लेष्मक आवरणों द्वारा संरक्षित रखा जाता है। गीले श्लेष्मक आवरणों द्वारा संरक्षित रखा जाता है।
ठीक है भाई। आगे चलें। चलिए, तो यहां पर हमारा टॉपिक खत्म होता है जल परागण वाला। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, वो हम बात करते हैं जैविक परागण। जैविक परागण कारक। जैविक परागण कारक। चलिए, तो जैविक परागण कारकों में कौन आते हैं? जैविक परागण कर्ताओं में आपने देखा होगा, जो भी हम अपने पुष्प के आसपास कीड़ों को या जानवरों को देखते हैं, ठीक है। कीड़ों में हम मोस्टली देखते हैं किसको? मधुमक्खी को। इसके अलावा हम देखते हैं तितली को, हम देखते हैं भंवरे को, ठीक है। हम देखते हैं बर को, हम देखते हैं चींटी को, ठीक है। क्लियर? ये ऐसे कीट हैं जो पक्षियों, जो पुष्पों को किसी न किसी कारण से पुष्पों पर मंडराते रहते हैं, या तो रंग की वजह से, या फिर गंध की वजह से, या फिर मकरंद की वजह से, ठीक है। इसके अलावा दूसरे प्राणियों में हम बात करें कुछ पक्षी, और यहां पर ये पक्षी का ध्यान रखिएगा, जब पक्षी आए तो यहां पर एक एग्जाम्पल है गुंजन पक्षी, ठीक है। शकरखोरा जिसे कहा जाता है, जो लंबी चोंच वाला होता है, एक छोटा सी चिड़िया होती है जो लंबी चोंच रखती है, वो पक्षी मेनली परागण में हेल्प करते हैं, ठीक है। उस पक्षियों के अलावा आते हैं कौन से दूसरे जो प्राणी हैं, जैसे कि मान लीजिए स्तनधारियों में हम बात करें चमगादड़, ठीक है। जब भी हम चमगादड़ को देखते हैं तो हम सोचते होंगे कि अरे यार वो क्या होता है कि वो खून पीता होगा, ठीक है। एक्चुअल में खून वगैरह नहीं पीता, वो रात्रिचर होता है और रात के समय कीड़ों को खाता है। और कीड़ों को खाने के लिए वो कहां पर जाता है? पुष्पों पर जाता है, क्योंकि वहीं पर कीट अपना घर बना रहे होते हैं, या वहीं पर रह रहे होते हैं, या मकरंद या रंग के लालच में वहीं बैठे रहते हैं, ठीक है। तो उन्हें खाने के लिए चमगादड़ जैसे ही पुष्पों पर जाती है, परागकण उसके मुंह पर या शरीर पर चिपक जाते हैं, और वो जब दूसरे पुष्प पर जाती है तो वहां पर वो पॉलिनेशन कर देती है, या उसके परागकण वृत्तिकाग्र पर गिर जाते हैं। उसी प्रकार ये जितने भी प्रकार के कीट हैं, ये किसी न किसी कारण से रंग, गंध या मकरंद के लालच में वहां पहुंचते हैं, और वो परागकण उनके पूरे शरीर पर लिपट जाते हैं। वो जब दूसरे पुष्प पर जाते हैं तो वृत्तिकाग्र जो चिपचिपी होती है, वो उनके शरीर से परागकणों को कलेक्ट कर लेती है, ठीक है। चलें आगे। तो ये बात हुई चमगादड़। उसके अलावा स्तनधारियों में और बड़े प्राणियों के बारे में बात करते हैं थोड़े। बेटा बर हम कह सकते हैं, टेंटिया, जो जैसा आप नाम सुना, टाटिया जिसे कहते हैं हम कई बार, यस ठीक सर। है। उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, ब्लैक कलर का होता है ना। वो टाटिया की प्रजाति का ही होता है, लेकिन बड़े कलर का होता है, काला, ठीक है। जो घरों की, पुराने घरों में या लकड़ी पर मिट्टी के घर बनाता है, क्लियर। चलिए भाई, उसके अलावा आते हैं बहुत सारे नर वानर, जिन्हें कहा जाता है जैसे कि लीमर, ठीक है। लीमर जैसे जो बंदर होते हैं वो, ठीक है। उसके अलावा बहुत से जो रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स में जैसे कि छिपकली, और खासकर गैको छिपकली, ठीक है। अब ये वहां क्या करने जाएगी भाई? छिपकली, छिपकली वहां पर कीड़े देखने जाएगी, ठीक है। कीड़े खाने जाएगी, और जैसे ही उसे वहां खाएगी तो उसके शरीर पर वही परागकण चिपकेंगे, ठीक, क्लियर। तो इस प्रकार से जैविक परागणकर्ताओं में ये लोग शामिल हैं। फिर हम बात करेंगे कि जैविक परागण, पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन है जैविक परागणकर्ता। फिर हम बात करेंगे कि जैविक परागणकर्ताओं का कारण, गिरगिट भी आ सकता है ना, आ सकता है बेटा गिरगिट, ओके। तो लिख लें हम इनके बारे में पहले, फिर हम बात करेंगे कि क्यों जाते हैं, ठीक है, क्या लेने जाते हैं वहां पर और क्यों करते हैं परागण, ठीक है, क्लियर।
चलिए तो लिखिए, हेडिंग डालिए आप सभी ने। सर हेडिंग क्या डालना इसमें है? लिखिए अधिक जैविक परागण कारक या जैविक परागणकर्ता। जैविक परागण डाल दोगे तो भी चलेगा बेटा। तो ध्यान रखिएगा, हमने पहले भी कहा था कि अजैविक जो परागण है वो बहुत कम होता है, वायु द्वारा या जल द्वारा जो परागण होता है वो बहुत कम होता है। दूसरी बात, वो बहुत संयोगवश होता है, बाई चांस होता है। ठीक है, क्लियर। जबकि अधिकतर जो पादप यूज करते हैं या अधिकतर पादप अपने परागण के लिए यूज करते हैं, तो वो परागण कौन सा प्रकार का होता है, उनमें जैविक परागण होता है। ठीक है, तो लिखिए जरा, अधिकतर पुष्पीय पादपों में, पक्षियों में बेटा शकरखोरा, गुंजन पक्षी है ना, वो मैं लिखवा दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, चलिए तो लिखिए, अधिकतर पुष्पीय पादपों में परागण के लिए, इसमें वुड पेकर कहते हैं क्या उसका? क्या? इंग्लिश में वुड पेकर कहते हैं क्या उसका? नहीं, वुड पैकर अलग होता है बेटा, वो वुड पैकर कटफोड़ हुआ होता है। ठीक है, उसकी भी लंबी चोंच होती, वो नहीं। अपने देखा होगा एक बहुत छोटी सी चिड़िया जो कंटिन्यूअसली उड़ती रहती है फूल के ऊपर, ठीक है, और अपनी चोंच अंदर डालती है ना, लंबी जबान होती है उसकी। हाँ, बहुत छोटी होती है बेटा। हाँ, छोटी सी। चलिए, हाँ, समझ गया। हाँ, लिखिए बेटा, अधिकतर पुष्पीय पादप परागण के लिए, अधिकतर पुष्पीय पादप परागण के लिए, अधिकतर पुष्पीय पादप परागण के लिए प्राणियों को, परागण के लिए प्राणियों को, परागण के लिए प्राणियों को परागणकर्ता के रूप में, परागणकर्ता के रूप में उपयोग करते हैं, परागणकर्ता के रूप में उपयोग करते हैं। लिख लिया बेटा, परागणकर्ता के रूप में उपयोग करते हैं। इसमें लिखिए आगे, मधुमक्खी, भंवरा, तितली, बर, मधुमक्खी, भंवरा, तितली, बर, चींटियां, लिख लिया, चींटियां, शलभ, शलभ जिन्हें पतंग कहते हैं बेटा, है ना, शलभ, शलभ या अन्य कीट, या अन्य कीट। ठीक है, तो ये 5 नाम तो आपको कीटों में लेने हैं, फिर हम पक्षी के बारे पे आ जाते हैं। ठीक है, ये कीट के बारे में बात कर लिया, अब हम पक्षी पर आते हैं। ठीक है, लिख लिया आपने? सर चींटी के बाद क्या बोला था? चींटी के बाद लिखा बेटिया, बेटा आप पतंगे, पतंगों को क्या यूज किया जाता है एनसीईआरटी में? अलग बोला था ना सर आपने? शलभ, शलभ, शलभ कोमा पक्षी, शलभ कोमा पक्षी। सर शलभ के बाद में कीट बोला था आपने। हाँ, शलभ या अन्य कीट, शलभ या अन्य कीट, शलभ या अन्य कीट, कोमा पक्षी। पक्षी में एग्जांपल लिखिए कोष्टक में, शकरखोरा या गुंजन पक्षी, शकरखोरा या गुंजन पक्षी, शकरखोरा तथा गुंजन पक्षी, शकरखोरा तथा गुंजन पक्षी। ठीक है, ये तो हो गए पक्षी। अब अगली बात करते हैं स्तनधारियों की और अन्य जीवों की। तथा चमगादड़, तथा चमगादड़, तथा चमगादड़ आदि, तथा चमगादड़ आदि जैविक परागण करता है, आदि जैविक परागण करता है, आदि जैविक परागण करता है। आदि जैविक, सॉरी, आदि सामान्य जैविक परागण करता है, आदि सामान्य जैविक परागण करता है। देखो, सामान्य शब्द हमने इसलिए लगाया है
क्योंकि मोस्टली जो जैविक परागण होता है वो इन्हीं के द्वारा होता है, कीटों के द्वारा, और पक्षियों में गुंजन पक्षी, उसके अलावा चमगादड़, ये ज्यादा से ज्यादा परागण करते हैं, या परागण में परसेंटेज जो है बायोटिक जो पॉलिनेशन है उनमें इनका परसेंटेज ज्यादा होता है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत से प्राणी होते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि सामान्य परागण करता है, सामान्य परागण करता है। पैरा चेंज करें। अब मोस्टली इन कीटों में भी, इन सब में भी जो प्राणी सबसे ज्यादा करते हैं, उनमें भी सबसे ज्यादा कौन करता है? उनमें भी सबसे ज्यादा करती है मधुमक्खी। ये जो जनरली पॉलिनेशन करते हैं, हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में, उनमें सबसे ज्यादा पॉलिनेशन परसेंटेज किसका है? मधुमक्खी का, हनी बी का। ठीक है, तो लिखिए आगे। प्राणियों में कीट पतंग, प्राणियों में कीट पतंग विशेष रूप से मधुमक्खी, प्राणियों में कीट पतंग विशेष रूप से मधुमक्खी प्रमुख परागण करता है, प्रमुख परागण करता है, प्रमुख परागण करता है। अन्य प्राणियों में, चाहे तो पैरा चेंज कर लें यहां वापस, अन्य प्राणियों में, अन्य प्राणियों में नरवानर जैसे, नरवानर जैसे लीमर, नरवानर जैसे लीमर या लेम्यूर, लीमर या लेम्यूर, लीमर या लेम्यूर लीमर या लेम्यूर वृक्षवासी कृंतक, वृक्षवासी कृंतक, वृक्षवासी कृंतक जो कुतरते हैं ना, कुतर कर खाते हैं, वो कृंतक, जिनके आगे जैसे कि हम बात करें गिलहरी है ना, वो एग्जाम्पल तो नहीं है एनसीईआरटी मगर याद रखिएगा। वृक्षवासी कृंतक तथा सरीसृपों में, तथा सरीसृपों में, तथा सरीसृप लिख लो, तथा सरीसृप, तथा सरीसृप कोष्टक में लिखो गीको, गीको, ग ग पे की मात्रा को, गीको, गीको छिपकली, गीको छिपकली, कोष्टक बंद कर दें। सर उपवन छिपकली भी तो है। लिख सकते हो उपवन छिपकली, एक एक उदाहरण लिख लो, काफी है ना। सरीसृप कोष्टक में लिख लिया, गीको छिपकली, क्या लिखा है फिर मैंने आगे बेटा इसका? आगे क्या सर लिखा यहाँ है? तक ही लिखा है। गीको छिपकली के बाद कुछ लिखा है? गीको छिपकली आदि भी कुछ पादप प्रजातियों में, आदि भी कुछ पादप प्रजातियों में, कुछ पादप प्रजातियों में परागणकर्ता के रूप में कार्य करते हैं, परागणकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। करेक्शन करें। प्राणी परागित पादप, प्राणी परागित पादप
या पुष्प प्राणी परागित पादप या पुष्प एक विशिष्ट प्राणी के लिए, एक विशिष्ट प्राणी द्वारा, एक विशिष्ट प्राणी द्वारा परागण के लिए, एक विशिष्ट प्राणी द्वारा परागण के लिए, विशिष्ट प्राणी द्वारा परागण के लिए कुछ विशिष्ट अनुकूलन रखते हैं, कुछ विशिष्ट अनुकूली लक्षण रखते हैं, कुछ विशिष्ट अनुकूली लक्षण रखते हैं जो निम्नलिखित है, कुछ विशिष्ट अनुकूली लक्षण रखते हैं जो निम्नलिखित है, कुछ विशिष्ट अनुकूली लक्षण रखते हैं जो निम्नलिखित है। कुछ विशिष्ट अनुकूली लक्षण रखते हैं जो निम्नलिखित हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कुछ विशिष्ट अनुकूली लक्षणों के बारे में। ठीक है, तो यहां वो विशिष्ट लक्षणों के बारे में हम बात कर रहे हैं जो विशिष्ट लक्षण पादप रखते हैं या विशिष्ट अनुकूली लक्षण पादप रखते हैं ताकि वो किसी विशिष्ट प्रजाति के प्राणी द्वारा परागित हो सके। ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो तो होती है पुष्पों में विशिष्ट प्रकार के रंग। ठीक है, या फिर पुष्पों में विशिष्ट प्रकार की गंध। ठीक है, या फिर पुष्पों में मकरंद का होना, या फिर पुष्पों के आकार का क्या होना, बड़ा होना। ठीक है, कई मामलों में कुछ पादप विशिष्ट प्रजाति द्वारा परागण के लिए एक विशिष्ट प्रकार का पारितोषिक रखते हैं, वो है उनके प्रजनन के लिए आवास उपलब्ध कराना या अंडों के लिए आवास उपलब्ध कराना। ठीक है, कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जिन पादपों के पुष्प बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और उन्हीं के अंडाशय में, कहां पर, अंडाशय में कीट अपने अंडे दे देते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे उसको वहां पर जब बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, जैसे कि एमार्फोफिलस प्लांट है और एक और है प्लांट यक्का। ठीक है, ये ऐसे प्लांट है जिनमें कीट अपने अंडे देते हैं। ठीक है, और अंडे देने के लिए जब वो उस पुष्प के अंदर जाते हैं, अंडाशय में, उस पुष्प के अंडाशय में अपने अंडे देने जाते हैं, तब उनके शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं और वो जब किसी दूसरे पुष्प पर जाते हैं तो वो परागकण वहां वृत्तिकाग्र पर पॉलिनेशन कर देता है। ठीक है, क्लियर है बात? तो हम पहले बात करेंगे रंग गंध और मकरंद के बारे में, फिर हम बात करेंगे पहले रंग गंध के बारे में, फिर मकरंद के बारे में, फिर आकार के बारे में और फिर अंडे देने के लिए आवास के संबंध में। सबके बारे में, उदाहरणों के बारे में बात करेंगे। कोई स्पेशल कैरेक्टर होगा तो उसके बारे में बात करेंगे, जैसे कि एक स्पेशल कैरेक्टर है आकार का बड़ा होना। ठीक है, कई पुष्प जो कीट परागित होते हैं उनका आकार क्या होता है, कुछ बड़ा होता है। चलिए वही एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले हम इसके बारे में लिख लेते हैं, रंग और गंध के बारे में, फिर बात करते हैं। लिखिए जरा, अधिकतर कीट परागित पुष्प, अधिकतर कीट परागित पुष्प, सर पैराग्राफ चेंज अधिकतर, करना है। हाँ बेटा पैरा चेंज करना। अब हम अनुकूलन के बारे में बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, अधिकतर कीट परागित पुष्प रंगीन सुगंध युक्त, रंगीन सुगंध युक्त, मकरंद से भरपूर, रंगीन सुगंध युक्त, मकरंद से भरपूर तथा बड़े आकार के होते हैं। अधिकतर कीट परागित पुष्प रंगीन, गंधयुक्त, मकरंद से भरपूर तथा बड़े आकार के होते हैं। तो कुछ चारों लक्षण एक ही लाइन में आ गए, है ना, ध्यान रखिएगा, बड़े आकार के होते हैं। ठीक है, बड़े आकार में एक एक्सेप्शन है कि कई पुष्प ऐसे होते हैं, ऐसे पादप भी होते हैं जो कीट परागित होते हैं लेकिन पुष्प उनके छोटे होते हैं। तो ऐसे पुष्प कहां पाए जाते हैं, ऐसे पुष्प समूहों में होते हैं। फिर
माने कि वो क्या होते हैं, झुंड में होते हैं इस तरह से। एक ही पुष्पावली अक्ष पर बहुत सारे पुष्प लगे हुए होते हैं, अगर पुष्प छोटा है तो। नहीं तो बड़ा है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो आगे लिख लीजिए इसके बारे में, नीचे में आगे लिखिए, मकरंद युक्त तथा बड़े आकार के होते हैं। ठीक है, जब पुष्प छोटे होते हैं, आगे लिखिए, जब पुष्प छोटे होते हैं, जब पुष्प छोटे होते हैं तब अनेक पुष्प तब अनेक पुष्प तब अनेक पुष्प एक ही पुष्प वृंत पर तब अनेक पुष्प एक ही पुष्प वृंत पर समूह में पाए जाते हैं, समूह में पाए जाते हैं, समूह में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे लिखें। तो ये तो हो गई आकार के संबंध में कुछ, जो हमें थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा लाइन लिखनी थी, याद रखनी थी, वो है। दूसरी बात करते हैं अपन गंध के मामले में। तो जो कीट होते हैं वो रंग और गंध से आकर्षित होकर पुष्पों की तरफ जाते हैं। जब वो पुष्प से संपर्क में आते हैं तो परागकण उनके शरीर पर चिपक जाते हैं और वो अन्यत्र पुष्प पर जाकर उन पराग कणों को परागण कर देते हैं, उन पराग कणों का। लेकिन बहुत से गंध ऐसी होती, जैसे हमें तो बहुत अच्छी लगती है, जैसे चमेली हुआ या फिर मोगरा हुआ, ऐसे पुष्प। लेकिन कुछ प्राणी जैसे कि मक्खी और बीटल, ये जिन पादपों को परागित करते हैं उनकी गंध मलिन होती है, मलिन गंध युक्त होते हैं। ठीक है, माने कि हमें सुहानी नहीं लगती उनकी गंध। ठीक है, वो इन्हें ही लगती है, इनकी नाक के लिए वो स्पेशल सेंस है, मतलब एक तरह का खुशबू है, लेकिन हमें इतना ज्यादा उसको सही, वो हमें सही नहीं लगती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मक्खियां और बीटल्स जो होते हैं वो उनके द्वारा जो परागित पुष्प हैं उनकी विशेषता क्या है, मलिन गंध युक्त होते हैं। तो यहां पर एक बार क्वेश्चन भी पूछा था कि मक्खी और बीटल द्वारा परागित पुष्प की विशेषता बताइए। तो मक्खी और बीटल द्वारा परागित पुष्प मलिन गंध युक्त होते हैं, ये उसका कैरेक्टर है। ठीक है, क्लियर है? तो आगे लिखिए इसी में, प्राणी रंग एवं गंध, रंग एवं सुगंध, देखिए, प्राणी रंग एवं सुगंध के कारण, प्राणी रंग एवं सुगंध के कारण पुष्पों की ओर आकर्षित होते हैं। रंग एवं सुगंध के कारण पुष्पों की ओर आकर्षित होते हैं। पुष्प की ओर आकर्षित होते हैं। मक्खियों एवं बीटलों, मक्खियों एवं बीटलों द्वारा, मक्खियों एवं रंग एवं सुगंध के लिए पुष्पों की ओर आकर्षित होते हैं, पुष्पों की ओर आकर्षित होते हैं। आगे लिखिए, मक्खियों एवं बीटलों, मक्खियों एवं बीटलों से परागित, मक्खियों एवं बीटलों से परागित होने वाले पुष्प मलिन गंध स्रावित करते हैं, मलिन गंध स्रावित करते हैं, मलिन गंध स्रावित करते हैं। ठीक है, तो वापस देखिए, हम अनुकूलनों के बारे में बात कर रहे थे। हमने कहा कि जो प्राणी परागित पुष्प हैं वो रंगीन, गंधी युक्त, मकरंद युक्त तथा आकार में बड़े होते हैं। आकार के लिए हमने कहा कि अगर आकार में छोटे होते हैं तो एक ही पुष्प क्रम पर कई पुष्प झुंड में दिखाई देते हैं। ठीक है, फिर थोड़ा सा हमने गंध और रंग के लिए कहा कि रंग और गंध के द्वारा कीट क्या होते हैं,
आकर्षित होते हैं, लेकिन मक्खियों और बीटलों, एग्जाम्पल याद रखिएगा, मक्खियों और बीटलों में के द्वारा परागित पुष्प मलिन गंध युक्त होते हैं। ठीक है, तो एक एक दो लाइनें रंग, गंध और आकार के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, मकरंद के बारे में। ठीक है, तो मकरंद क्या होता है? मकरंद एक तरह की शर्करा होती है जो मकरंद ग्रंथियों से निकलती है, और ये मकरंद ग्रंथियां पुष्प के भीतर होती हैं। ठीक है, जहां पर पराग कोश या अंडाशय लगे होते हैं वहीं पर छोटी छोटी मकरंद ग्रंथियां होती हैं जिनसे मकरंद निकलता है, और कीट और पक्षी इसी मकरंद की वजह से पुष्पों की ओर आकर्षित होते हैं और परागकण उनसे चिपक जाते हैं। जब वो दूसरे पुष्प पर जाते हैं तो वो उनका पॉलिनेशन कर देते हैं। ठीक है, तो मकरंद के बारे में कुछ तारीफें कर देते हैं अपन। लिखिए, पैरा चेंज कीजिए। कुछ प्रजातियों के पुष्प कीटों को आकर्षित करने के लिए, कुछ प्रजातियों के पुष्प कीटों को आकर्षित करने के लिए लाभ के रूप में, या डायरेक्ट लिख लो, आकर्षित करने के लिए पारितोषिक का उपयोग करते हैं। पारितोषिक का उपयोग करते हैं। पारितोषिक का उपयोग करते हैं। अब देखो, दो तरह के पारितोषिक हैं। पारितोषिक माने कि कुछ देना बदले में, या उन्हें दिखाना कि हाँ भाई हम तुम्हें लाभ दे सकते हैं। ठीक है, अगर तुम ऐसा करोगे, यहां आओगे हमारे पास तो। ठीक है, वो एक तो है मकरंद और दूसरा है अंडों के लिए स्थान उपलब्ध कराना। तो अगर पारितोषिक कभी शब्द आ जाए तो दो शब्दों को आप, मकरंद के बारे में और अंडे देने के लिए स्थान के बारे में, ये दोनों ही पारितोषिक हैं। ठीक है भाई, रंग और गंध से क्या देगा पुष्प? कुछ नहीं देगा। ठीक है, देगा तो वो मकरंद के रूप में देगा। ठीक है, देगा तो वो अंडों के लिए जगह के रूप में देगा। ठीक है, तो कुछ पादप क्या रखते हैं? पारितोषिक रखते हैं। ठीक है, जैसे मकरंद, जैसे मकरंद। जैसे मकरंद। अच्छा, कुछ जीव पराग कणों को भी खाते हैं। ठीक है, तो पराग कण भी कई मामलों में पारितोषिक होता है उनके लिए। कुछ पराग कण खा लेते हैं, कुछ चिपक जाते हैं। जो चिपक जाते हैं वो दूसरे पुष्प को परागित कर देते हैं। तो ये भी लिख लो, जैसे मकरंद और पराग कण। जैसे मकरंद और पराग कण। जैसे मकरंद एवं परागकण। इन पारितोषिकों को पाने के लिए, इन पारितोषिकों को पाने के लिए कीट, इन पारितोषिकों को पाने के लिए कीट इन पारितोषिकों को पाने के लिए कीट पुष्प के संपर्क में आता है। कीट पुष्प के संपर्क में आता है। इन पारितोषिकों को पाने के लिए कीट पुष्पों के संपर्क में आता है, जहां 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 परागकण, जहां परागकण परागणकर्ताओं के शरीर से चिपक जाते हैं। परागणकर्ताओं के शरीर से चिपक जाते हैं। परागणकर्ताओं के शरीर से चिपक जाते हैं। और जब ये प्राणी दूसरे पुष्प के संपर्क में आते हैं,
जब यह प्राणी दूसरे पुष्प के संपर्क में आते हैं, जब यह प्राणी दूसरे पुष्प के संपर्क में आते हैं तो इनके शरीर पर चिपके परागकण, तो इनके शरीर पर चिपके परागकण, तो इनके शरीर पर चिपके परागकण दूसरे पुष्प की वृत्तिकाओं द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। दूसरे पुष्प की वृत्तिका द्वारा, ध्यान दीजिएगा, दूसरे पुष्प की वृत्तिकाग्रों द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। दूसरे पुष्प की वृत्तिकाग्रों द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और परागण पूरा हो जाता है, और परागण पूरा हो जाता है। परागण पूरा हो जाता है। ठीक है, तो ये था मकरंद, बहुत साधारण सी बात थी, ज्यादा कुछ नहीं है डिटेल में। ठीक है, दूसरे पारितोषिक या दूसरे पुरस्कार के बारे में बात करते हैं, और वो है अंडे देने के लिए स्थान। और इसमें दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल है एमार्फोफिलस, और दूसरा पादप है यक्का। ठीक है, एमार्फोफिलस और यक्का जैसे कुछ पादप हैं जो बड़े पुष्पों को रखते हैं और वहां पर कीटों को अंडे देने के लिए स्थान प्रदान करते हैं। अंडे देने के लिए कीट आता है, परागकण उनके शरीर पर चिपक जाते हैं, जब वो अन्यत्र पुष्प पर जाते हैं तो वृत्तिकाग्रें उनसे वो परागकण ग्रहण कर लेती हैं और परागण पूरा हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता मुझे इसके बारे में कोई डिटेल बात करने की जरूरत है। एक बात आएगी, हम यक्का में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, और यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है, कई बार अंडे देने के स्थान के लिए कौन कौन से पुष्प स्थान प्रदान करते हैं, या फिर यक्का का एक कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो लिखिए, कुछ अन्य प्रजातियों में, पैरा चेंज करेंगे, कुछ अन्य प्रजातियों में, कुछ अन्य प्रजातियों में पुरस्कार के रूप में, पुरस्कार, पारितोषिक भी लिख सकते हैं, पुरस्कार के रूप में पुष्प, पुरस्कार के रूप में पुष्प पुष्प परागणकर्ताओं को, परागणकर्ताओं को अंडे देने की सुरक्षित जगह, अंडे देने की सुरक्षित जगह प्रदान करते हैं, अंडे देने की सुरक्षित जगह प्रदान करते हैं। जैसे एमार्फोफिलस, जैसे एमार्फोफिलस, जैसे एमार्फोफिलस, जैसे एमार्फोफिलस का लंबोपुष्प, जैसे एमार्फोफिलस का लंबोत्तर पुष्प, जैसे एमार्फोफिलस का लंबोत्तर पुष्प, जैसे एमार्फोफिलस का लंबोत्तर पुष्प, कोष्टक में लिखिएगा 6 फीट लंबा, 6 फीट लंबा, लगभग लगभग 6 फीट इसकी लंबाई होती है।
इसी प्रकार, थोड़ा सा फास्ट लिखिए, टाइम होने वाला है। इसी प्रकार, सर आज केमिस्ट्री क्लास ऑफ है। हाँ बेटा, मेरी क्लास है बेटा आगे। इसी प्रकार शलभ की एक प्रजाति, शलभ की एक प्रजाति और यक्का पादप, शलभ की एक प्रजाति और यक्का पादप यक्का पादप में पाया जाने वाला एक सहसंबंध है। यक्का पादप में पाया जाने वाला एक सहसंबंध है। ठीक है। अच्छा, ये सहसंबंध बहुत विशिष्ट होता है। यक्का पादप में हर कोई कीड़ा जाकर अंडा नहीं दे सकता और न कोई हर कोई शलभ। शलभ की एक विशिष्ट प्रजाति ही है जो उस पुष्प के अंदर तक घुस जाती है और अंदर तक घुसने के बाद वहां पर उसके अंडाशय में अंडे देती है। इसके अंडे से जब लार्वा बाहर आता है, वो उस वक्त बाहर आता है जब बीज परिपक्व हो चुका होता है, बीज बन चुका होता है। तो बीज बनने के साथ साथ शलभ का अंडा भी क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। ठीक है। शलभ को अंडे देने के लिए भी यक्का पादप की जरूरत होती है। अगर यक्का पादप नहीं होगा तो शलभ का अस्तित्व खतरे में होगा। और अगर ये विशिष्ट प्रजाति या शलभ नहीं होगी तो यक्का का परागण या पॉलिनेशन खतरे में होगा, उसकी प्रजाति ज्यादा फैल नहीं पाएगी। तो अपने परागण के लिए यक्का शलभ पर निर्भर है और अपने अंडों और बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए शलभ यक्का पादप पर निर्भर है। तो यहां पर पाया जाने वाला ये सहसंबंध है, ये विशिष्ट सहसंबंध है। न तो यक्का का काम इस शलभ के बिना चलेगा, न इस शलभ का काम यक्का के बिना चलेगा। दोनों का अस्तित्व, शब्द को समझिएगा, दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर है। अगर एक प्रजाति नष्ट होती है तो दूसरी प्रजाति स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। ठीक है। तो अब खटाखट लिखिए इस बात को। हाँ बेटा, तो लिखिए, मैंने लास्ट लाइन क्या लिखवाई, मुझे जरा बताइए फटाफट। इसी प्रकार शलभ की एक प्रजातियों में यक्का पादप में पाए जाने वाला सहसंबंध है। हाँ, ये दोनों प्रजातियां एक दूसरे के बिना, मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूं, लिखिएगा फटाफट। ये दोनों प्रजातियां एक दूसरे के बिना अपना जीवन चक्र एक दूसरे के बिना अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकती। इसमें शलभ अपने अंडे पुष्प के अंडाशय के कोष्ठ में देती है। पुष्प के अंडाशय के कोष्ठ में देती है। पुष्प के अंडाशय के कोष्ठ में देती है। जबकि इसके बदले में शलभ पुष्प का परागण करता है। जबकि इसके बदले में शलभ पुष्प का परागण करता है। आगे लिखिए, शलभ का लार्वा अंडे से तब बाहर आता है जब बीज विकसित होना प्रारंभ होता है। अंडे से तब बाहर आता है जब बीज विकसित होना प्रारंभ होता है। ठीक है। तो यहां पर हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, जो हम पढ़ रहे थे, कौन सा, जैविक परागणकर्ता के बारे में। तो वापस ध्यान दीजिए, शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं अपन खटाखट। तो हमने कहा जैविक परागणकर्ताओं में हमने कहा कि बहुत से जीव ऐसे हैं जो जैविक परागण करते हैं, जैसे कि मधुमक्खी, तितली, भंवरा, ठीक है, बर, चींटी, उसके अलावा शलभ, है ना, ठीक है, जिन्हें पतंगे कहा था, आदि कीट, उसके अलावा पक्षी जैसे कि गुंजन पक्षी, चमगादड़, बड़े प्राणियों में नर वानर, गेको छिपकली, सरीसृपों में, ठीक है, क्लियर।
तो इस तरह से जीव क्या करते हैं, ऐसे प्राणी हैं जो सामान्य रूप से क्या करते हैं, परागण करते हैं, और कुछ प्राणी ऐसे भी हैं जो आकार में बड़े होते हैं लेकिन वो भी परागण में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है, फिर हमने कहा कि पादपों में विशिष्ट प्रजाति के जीवों द्वारा परागण के लिए विशिष्ट लक्षण या अनुकूलन उपस्थित होते हैं। उन अनुकूलों में विशिष्ट गंध, रंग, ठीक है, मकरंद तथा आकार में बड़ा होना है। जो आकार में छोटे होते हैं वो झुंड में पाए जाते हैं। ठीक है, सामान्यतः गंध से क्या होते हैं, कीट आकर्षित होते हैं, और कीट आकर्षित होकर जब वो पुष्प पर पहुंचते हैं तो परागण उनके शरीर पर चिपक जाते हैं। ठीक है, कुछ प्राणी जैसे कि कुछ कीट जैसे कि मक्खियों और बीटलों के जो द्वारा परागित पुष्प हैं उनकी गंध मलिन होती है। ठीक है, फिर हमने कहा कि कुछ कीट इनके अलावा कुछ पारितोषिक या उपहार स्वरूप अपने पास कुछ कुछ विशिष्ट लक्षण रखते हैं जिनकी वजह से कीट अक्सर उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, जैसे कि सबसे पहला था मकरंद। ठीक है, मकरंद मकरंद ग्रंथियों में बनता है, और मकरंद के लिए कीट कहां पर आकर्षित होते हैं, पुष्पों पर आकर्षित होते हैं, और वहीं पर उनके शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं। जब वो दूसरे पुष्प पर जाते हैं तो दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र उन परागकणों को ग्रहण कर लेती है। ठीक है, फिर लास्ट बात करिए अंडे लेने के लिए आवासों के बारे में। इसमें हमने कहा कि कुछ पादप की प्रजातियां विशिष्ट पारितोषिक रखती हैं, और वो विशिष्ट पारितोषिक अंडे देने के स्थान के रूप में वो रखती हैं, जैसे कि एमार्फोफिलस का लंबोत्तर पुष्प लगभग 6 फीट लंबा, और उसके अलावा यक्का और शलभ का सहसंबंध। ठीक है, यक्का और शलभ के सहसंबंध में दोनों ही प्राणी एक दूसरे के बिना अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते हैं। जहां शलभ यक्का के अंडाशय में, यक्का के पुष्प के अंडाशय में अपने अंडे देता है, यक्का के पुष्प के अंडाशय के कोष्ठ में अपने अंडे देता है, वहीं शलभ यक्का के पराग कणों को परागण में सहायता करता है। शलभ के अंडों से लार्वा तब बाहर आते हैं जब बीज परिपक्व होने लगते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और यहां पर हमारे परागणकर्ता भी कंप्लीट होते हैं, अजैविक परागणकर्ता और जैविक परागणकर्ता। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगली वाली क्लास मिस मत करना भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है हमेशा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, या फिर नेक्स्ट क्लास में मुझे क्वेश्चन कर लेना। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू बेटा। ओके सर। कौन कौन बोल। अरे पवन, लास्ट की 3-4 लाइन व्हाट्सएप कर दीजिए यार। रिकॉर्डिंग देख ना, रिकॉर्डिंग। अब 3-4 लाइन का ना, पूरी रिकॉर्डिंग देखूंगा यार 1 घंटा की। बस 3-4 लाइन लास्ट में जो लिखल थी, फास्ट लाइन लिखी थी, लास्ट की 3-4 भी सेंड कर दीजिए हमारे व्हाट्सएप। मेरा भाई रिकॉर्डिंग हो जाएगी वो तो।